बच्चों, मैं लालिमा सिपाहा आज आपको वसंत भाग 3 कक्षा 8 की प्रथम कविता अर्थात पहला पाठ ध्वनि का सार समझाने जा रही हूँ। कविता का अर्थ आपको बताने जा रही हूँ। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. ध्वनि कविता जिसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता में कवि ने ध्वनि अर्थात ध्वनि का वैसे हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है ध्वनि अर्थात आवाज। यहाँ पर ध्वनि से तात्पर्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के माध्यम से हमें वसंत ऋतु, जिसको कि ऋतुराज की संज्ञा दी गई है, उसके संदर्भ में मानव को कुछ समझाने का प्रयास किया है और प्रकृति से प्रेरणा देने दी है उन्होंने कि हमें प्रकृति से किस प्रकार से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिस प्रकार से वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में चारों ओर फूल खिल जाते हैं, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, सर्वत्र पुष्प ही पुष्प और हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और वसंत ऋतु के आने पर बहुत सारे हर धर्म के लोग अपने अलग अलग त्योहार मनाते हैं। होली भी इसी ऋतु के आगमन के उपरांत, वसंत ऋतु भी इसी के उपरांत, बैसाखी, ये सारे वसंत के आगमन के उपरांत ही ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ पर जो युवा वर्ग है उसको प्रेरित करते हुए यह संपूर्ण कविता लिखी है। और सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब हम इस कविता का अर्थ देखते हैं। यहाँ इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, अर्थात उनका तात्पर्य है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन में वसंत आया है। जैसे वसंत ऋतु आने पर संपूर्ण सर्वत्र हरियाली और हरितिमा फैल जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने युवा पीढ़ी को इंगित करते हुए कहा है कि अभी अभी तो तुम्हारी इस अवस्था का आगमन हुआ है, वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अभी तुम्हारे बहुत सारे अरमान है, तुम्हारे जीवन में बहुत सारा जोश है, तो अभी तो तुम्हें पूरा जीवन तुम्हारा पड़ा हुआ है। और इस युवा पीढ़ी को उन्होंने प्रेरित किया है कि अभी तुम्हारे सामने तुम्हारे नए स्वप्न है, नया जोश है और कुछ कर सकने की अभी हिम्मत है, ऊर्जा है, शक्ति है। तो अभी तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, अभी अभी ही तुम्हारे जीवन में वसंत आया है। यहाँ पर उन्होंने युवा पीढ़ी को ऊर्जावान किया है और उनको उत्साह से भरा है। अब अगली पंक्तियां हम इस प्रकार देखते हैं, जो है आगे देखते हैं। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। एक बार पुनः, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। जैसे मृदुल अर्थात कोमल, कर अर्थात हाथ, और निद्रित अर्थात सोई हुई, प्रत्यूष अर्थात प्रभात, और मनोहर अर्थात मन को हरने वाली। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। आगे कवि का तात्पर्य है कि हरे हरे, हरी हरी ये कलियां, पत्ते, कोमल पत्ते और फूल, ये सारे जो हैं वसंत ऋतु में कैसे होते हैं, सभी कोमल कोमल। डालियां, पत्ते, पुष्प, ये सारे कोमल हैं, अर्थात क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन है तो अभी ये आए ही हैं और सभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, तो सभी अभी कोमल हैं और उनका ये जो शरीर है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु के माध्यम से युवा पीढ़ी से बोला है कि अभी अभी तो आप में नवीन ऊर्जा का संचार हुआ है और कोमल गात। और अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे वसंत ऋतु में अब रात्रि के उपरांत जब सवेरा आता है तो
जो प्रभात है अर्थात सूर्य की किरणें जब उन पर पड़ती हैं कोमल कलियों पर, तो वह अपने रात्रि के स्वप्न से जाग जाती हैं और सुंदर पुष्प के रूप में खिल जाती हैं और उनकी जो मुस्कुराहट है वो चहुं और बिखर जाती है। तो यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि मैं भी अपने स्वप्न मृदुल हाथों से, सपनों रूपी मृदुल हाथों से उन सोई हुई कलियों को हाथ फेर कर उन सोई हुई कलियों को जगा दूंगा। अर्थात मैं जो युवा पीढ़ी अभी सुप्त अवस्था में बैठी है, सोई हुई है, जिसे कि अभी अपने कर्तव्यों का और अपने ऊर्जा का कोई भी भान नहीं है, उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है, तो उस युवा पीढ़ी को वो जगाने का प्रयास करना चाहते हैं ताकि वह पुष्प के रूप में विकसित हो जाएं और अपनी जो उनकी पुष्प जैसे सर्वत्र अपनी प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हम उसी से यही उपमा लेते हैं कि जैसे पुष्प खिलता है तो वैसे ही युवा पीढ़ी की भी जो ऊर्जा से वो एनर्जी जो उनकी ऊर्जा को बिखेरेगा। तो यहाँ पर कवि ने युवा पीढ़ी को उन कलियों से तुलना की है और बताया है कि जैसे कलियां खिल जाती हैं वैसे ही मैं भी इन संपूर्ण युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास करूंगा। आगे हम देखते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने पर पुष्प पुष्प से आलस्य खींच जाता है, अर्थात सभी प्रसन्नता के रूप में सर्वत्र क्या होता है, रंग बिरंगे पुष्प और हरियाली बिखर जाती है। तंद्रालस मतलब उनमें जो आलस भरा हुआ है, जो सोए अवस्था में है, वो इस ऋतु के आगमन पर उल्लास में भर गए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा मैं और सभी में नए जोश का संचार कर दूंगा और सभी में नई शक्ति का, नई प्रेरणा का संचार कर दूंगा। जिस प्रकार से वसंत ऋतु समस्त पुष्पों में, सारे पौधों में पुष्प खिला देती है, अर्थात वहां पर एक नव जीवन का संचार कर देती है, उसी प्रकार से मैं भी सोई हुई युवा पीढ़ी में से आलस, जो जिस आलस में वो बैठे हुए हैं, उस आलस को खींच लूंगा और नव जीवन का संचार कर दूंगा। आगे देखते हैं हम, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। आगे कवि कहते हैं इन अंतिम 3 पंक्तियों में कि द्वार दिखा दूंगा मैं इनको, अभी क्या द्वार दिखा देंगे वो, अर्थात द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, अभी हैं जो मेरे वे अनंत, मतलब अर्थात वहाँ कवि का यह तात्पर्य है कि जिस वसंत ऋतु का प्रारंभ तो हो गया है लेकिन इसका अंत नहीं है। यहाँ पर ये अंत की बात नहीं कर रहे हैं, ये यह बोल रहे हैं जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आने पर एक बार पुष्प खिल गए, फिर उसमें फल आ गए, फिर फल आने के उपरांत उनसे बीज बना, बीज ने फिर बीज अंकुरित हुए, फिर से पुष्प बना और पुष्प में फिर से नई कलियां आई, पुष्प में अर्थात पुष्प के बाद फिर से फल बना और वृक्ष पे वही नए पत्ते आए। इस प्रकार से यह चक्र निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पर कवि का यही तात्पर्य है कि जैसे प्रकृति का ये चक्र निरंतर चलता रह रहा है, अर्थात वसंत का अंत नहीं है, बल्कि उन्होंने यहाँ से जीवन के प्रारंभ की बात कही है कि मैंने यहाँ पर युवा वर्ग को नई शक्ति और नई चेतना का जो संचार किया है, तो इसका अंत नहीं होने वाला है। मैंने उन्हें यह द्वार दिखा दिया है, मैंने उन्हें आगे बढ़ने का, अपनी ऊर्जा को संचय करने का और अपनी ऊर्जा से नए काम करने का, उत्साह से आगे बढ़ने का जो बीड़ा उठाया है और उन्होंने जो युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का और जगाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, तो वो यह कह रहे हैं कि इस प्रकार से अब मैं कभी भी इसका अंत नहीं होने दूंगा। जो भी मेरे अपने हैं,
जो भी मेरे लोग हैं, मैं सभी में इसी प्रकार से नव जीवन का संचार करता रहूंगा। जिस प्रकार से वसंत का अंत कभी नहीं होता है, इसी प्रकार से कभी भी यहाँ पर पुनः कह रहे हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इस प्रकार से आज हमने ध्वनि कविता का भावार्थ संपूर्ण रूप से समझा और इसके साथ में यह भी समझा कि जो वसंत ऋतु है, जिसे कि ऋतुराज की संज्ञा दी गई है, अर्थात जो हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें वसंत ऋतु ना इस ऋतु में ना ही अधिक गर्मी होती है, ना ही अधिक सर्दी होती है, और यह ऋतु हर प्रकार से हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, सभी दृष्टि से सबके अनुकूल होती है। बहुत सारे इसमें हम त्योहार भी मनाते हैं, खाने के लिए भी हमें बहुत तरह तरह के सभी फल आदि सब्जियां सभी इस ऋतु में हमें सहजता से उपलब्ध हो जाती हैं। इसीलिए और इसी ऋतु में हम उमंगों से भरे हुए अनेक त्योहार मनाते हैं। तो इस ऋतु को यहाँ पर प्रमुख रूप से बताया गया है और कवि ने यहाँ हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें कभी भी जीवन में हार कर नहीं बैठना है। जिस प्रकार से वसंत ऋतु सर्वत्र खुशियां और प्रसन्नता बिखेर देती है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को कभी भी निराश होकर नहीं बैठना है कि हमारे जीवन का ये तो अंत है। हमें हमेशा वसंत की तरह उमंगों से भरा हुआ रहना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।